अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, वो इलेक्शन जो कुछ अर्सा पहले तक किसी को दिखाई नहीं दे रहा था, अब बहुत करीब आ गया है। 8 फरवरी को होने वाला इलेक्शन अब चंद दिन की दूरी पर है। वो सियासी जमातें जो PDM दौरे हुकूमत में इकट्ठी थीं, वो अभी से नारा लगा रहे हैं कि आइंदा सेटअप में वो इत्तेहाद नहीं करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह वाज़ेह किया है कि इलेक्शन के बाद अगर मखलूत हुकूमत बनी तो नून लीग या PTI में किसी का भी साथ नहीं देंगे। बिलावल भुट्टो ने इंटरनेशनल मीडिया को वो वजूहात भी बताई कि क्यों वो इन दोनों जमातों से अलायंस नहीं करना चाहते हैं। एक तरफ बिलावल भुट्टो मुस्तकबिल में किसी इत्तेहादी से हाथ मिलाने से इनकार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इलेक्शन मुहिम में लहजा भी सख्त है और तहरीक इंसाफ और नून लीग की तर्ज सियासत को बड़ा वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं। लेकिन पुराने और तजुर्बाकार सियासी हरीफ जैसे ख्वाजा आसिफ ने उन्हें नसीहत की है कि वो हाथ ज़रा हल्का रखें, उन्हें मुस्तकबिल में हमारे साथ बैठना पड़ सकता है। जबकि नून लीग के ख्वाजा साद रफ़ीक ने तो बिलावल भुट्टो की तनकीद को वो कह रहे हैं ये बदजुबानी है, बदजुबानी करार दे रहे हैं कि ऐसे पंजाब फतह नहीं होगा। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल ने पीपल्स पार्टी से मुमकिन इत्तेहाद के बारे में जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो ने तो सारी कश्तियाँ ही जला दी हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी किसी किस्म के इत्तेहाद से इनकारी है। अब सवाल उठता है कि इलेक्शन के बाद अगला मंजरनामा क्या होगा। जब तमाम सियासी जमातों को ये बात वाज़ेह है, उन्हें पता है कि इलेक्शन के बाद कोई जमात भी सादा अक्सरियत हासिल करने की पोजीशन में नहीं है, तो फिर हुक्मरान इत्तेहाद में कौन किसका साथ देगा। एक तासुर ये भी है कि PTI के सियासी मंजरनामे से आउट होने के फ़वायद को बिलावल भुट्टो जरदारी नून लीग पर तनकीद करके क्या समेटना चाहते हैं, क्योंकि पंजाब में जहाँ मियाँ साहब के हक़ में बड़ा वोट बैंक है, वहीं पर उनकी मुखालिफत का भी एक काफ़ी वोट बैंक मौजूद है। क्या यही सोचकर पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ इंतकामी सियासत का एक बयानिया बना रही है। सवाल ये भी है कि अगर नून लीग और PTI नाकाबिल कबूल है तो पीपल्स पार्टी कैसे अपनी हुकूमत बनाने के फिर ख्वाब देख रही है। क्या इंतखाबी मैदान में मौजूद आज़ाद उम्मीदवारों ने पीपल्स पार्टी को यकीन दहानी कराई है कि वो इलेक्शन जीतकर पीपल्स पार्टी का ही साथ देंगे। मैं बात करूंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिला साहिबा। शर्मिला साहिबा, ये तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये तो बात हर कोई समझता भी है, जानता भी है कि सिंपल मेजॉरिटी कोई नहीं ले सकता है। ये बात जरदारी साहब भी कह चुके हैं एक इंटरव्यू में, बारहा वो भी इस बात को वाज़ेह कर चुके हैं कि कोई एक जमात तनहा हुकूमत नहीं बना सकती, ये मुख्तलिफ जमातों का मजमुआ होगा, मखलूत हुकूमत बनेगी। अब इत्तेहाद की भी दो सूरतें हैं ना। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में आती है कि उसे चुनने की ज़रूरत पड़े कि उसने किस जमात को साथ लेना है, क्या तब भी नून लीग को आप अपने साथ नहीं बिठाएंगे? और दूसरी सूरत ज़ाहिर है, जैसे बिलावल भुट्टो साहब इनकार कर रहे हैं कि अगर मुस्लिम लीग नून को ज़रूरत पड़ती है, ज़ाहिर है अगर आपने मखलूत हुकूमत बनानी है मुख्तलिफ जमातों को आपको दावत देनी पड़ेगी, उस सूरत में इनकारी है? या अगर इनको भी जरूरत पड़ती है आप लोगों को भी, तब भी आप लोग मुस्लिम लीग नून से नहीं कहेंगे कि आए हमारे साथ मिलकर हुकूमत बनाएं? जी शुक्रिया शाजिया। देखिए जी, पीपल्स पार्टी में ऑन ग्राउंड रियलिटी भी नजर आई है। हमारे जो जलसे, जुलूस, कॉर्नर मीटिंग्स, वर्कर्स कन्वेंशन हुए, उसमें हमें इतनी पजीराई मिली है कि हम बड़े पुरुमीद हैं कि अवाम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के अवामी मुआशी मुआहदे को जरूर चुनेगी। और जो एक नई सोच की हम बात कर रहे हैं, जिसमें कोई नफरत नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई बंदूक गोली नहीं है, उस सोच से लोग बहुत मुतासिर हुए हैं। पीपल्स पार्टी ने जो भी काम किए हैं सिंध के अंदर और जो बाकी पाकिस्तान के अंदर करना चाहती है, और जो इस वक्त वाहिद वो जमात है जो अवामी मसाइल की बात कर रही है और उसका हल भी दे रही है। सो वी बिलीव एंड वी होप, और इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी के बाद पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में आ जाएगी कि वो हुकूमत बनाए। डेफिनेटली ऐसा नहीं होगा, या हो भी सकता है या ऐसा ना हो कि हमें शायद दीगर लोगों की जरूरत पड़े। तो उस हवाले से हम पहले ही बात कर चुके हैं कि इंडिपेंडेंट्स हैं, वो हर इलेक्शन के अंदर उनकी एक तादाद होती है और वो उसी जमात के साथ जाते हैं जो हुकूमत बनाने की पोजीशन के अंदर होती है। सो इंडिपेंडेंट्स भी हैं, छोटी जमातें हैं, ENP है, दीगर जमातें हैं। आई थिंक वी विल बी इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन कि हम एक आध जमात के साथ, इंडिपेंडेंट के साथ मिलके वफाक में हुकूमत बना सके। हमें ना PMLN की जरूरत होगी, और अगर PMLN को हमारी जरूरत है तो हम उसको वो हेल्पिंग हैंड नहीं देने वाले।
अच्छा, MQM भी के लिए भी दरवाजे बंद हैं, नून लीग के लिए भी दरवाजे बंद हैं। इंडिपेंडेंट पर इस बार इन्हिसार क्या आप लोग इसलिए ज़्यादा कर रहे हैं? तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता ज़ाहिर है, उनकी जमात का जो हाल है हम सबके सामने है। क्या इस कॉन्फिडेंस की ये एक वजह है कि आप लोग उन आज़ाद उम्मीदवारों को अपने साथ मिला लेंगे? देखिए जी, पंजाब में प्रॉब्ली ऐसा हो सकता है। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी अपनी स्ट्रेंथ पे इलेक्शन लड़ रही है, वो वहाँ से सीटें निकालेगी। सिंध अल्हम्दुलिल्लाह हम स्वीप करेंगे, वहां पर भी हम अपनी स्ट्रेंथ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। KPK पंजाब में हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ PTI के इंडिपेंडेंट्स हो, वो और भी इंडिपेंडेंट्स हैं। अभी अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी इंडिपेंडेंट्स की है जिसका किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, और हर इलेक्शन के अंदर ये इंडिपेंडेंट्स भी इलेक्शन जीत के आते हैं। सही। ये ना इस वक्त कुछ भी कहना कि जी ये हो सकता है, ये हो सकता है, मैं आपको एक सिनेरियो दे रही हूँ, लेकिन हतमी तौर पे तो नहीं कह सकते इलेक्शंस में क्या होता है क्या नहीं होता, ये तो वक्त बताएगा। आई विल नॉट सिट हियर। लेकिन अभी आपने बात की बड़े बड़े जलसों की, बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, अवाम में बड़ी पज़ीराई मिल रही है, बड़े बड़े कन्वेंशंस हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी एक हकीकत है कि बड़े बड़े जलसे कामयाबी की ज़मानत नहीं हुआ करते। ये ग्राउंड रियलिटीज़ और होती हैं, स्पेशली इलेक्शन वाले दिन की जो एक सिचुएशन होती है, साइंस होती है, वो बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। वोटर्स को कैसे घर से निकालना है, पोलिंग स्टेशन तक पहुँचाना है, और अंदर जाके वो क्या फ़ैसला करता है। हम जब ऑन ग्राउंड जाकर प्रोग्राम्स करते हैं तो लोगों की सोच और होती है, फिर वो कहते हैं उस दिन सोचेंगे, देखेंगे किसको वोट डालना है। तो इस बार का तो वोटर भी बड़ा कंफ्यूज है जो तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है। तो बड़े बड़े जलसे तो जमानत नहीं हुआ करते हैं कामयाबी की। देखिए जी, हाँ भी और नहीं भी। कभी कभार बड़े बड़े जलसे डू ट्रांसलेट इनटू वोट्स, कभी कभी ऐसा नहीं होता। लेकिन आपने PTI के वोटर्स की बात की तो वो बड़े मायूस हैं, क्योंकि जो वादे इमरान खान ने किए थे उन वादों को, किसी भी वादे को उन्होंने वफा नहीं किया। वो बड़े मायूस है, वो भी ऑप्शन देख रहे हैं, और उनके सामने एक ऑप्शन है मियां साहब का, वही सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ, वही सियासत, और वही कि मुझे क्यों निकाला, और सेटलिंग द स्कोर्स। और दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है, एक नौजवान की आदत है जो नई सोच की बात कर रहे हैं, जो ऐसी बात कर रहे हैं जिनके ऊपर वो अमल पैरा हैं। हम कोई सियासी कैदी नहीं रखते, हम सस्ती बिजली की बात कर रहे हैं, हम घर बना के दे रहे हैं, हम सेहत की सहूलियात को बेहतर कर रहे हैं। वो तमाम चीज़ें जो एक आम आदमी की ज़रूरत है, और एक आम आदमी जो है उस जानिब देखें पाकिस्तान का जो वोटर है वो बड़ा बाशऊर है, उसको इतना क्रेडिट दें, आप उसे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बाशऊर भी है, एजुकेटेड भी है, समझदार भी है। इसीलिए मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो आप जलसों में जो एक दूसरे पर तनकीद हो रही है, नून लीग पीपल्स पार्टी पर कर रही है, PTI पर कर रही है, पीपल्स पार्टी नून लीग पर तनकीद कर रही है, तो वाकई आज का वोटर इतना बाशऊर है कि वो इस तनकीद को किसी गिनती में नहीं रखता है। क्योंकि आज के वोटर को पता है कि जिन्होंने पिछले 16 महीने हुकूमत की वो कल को भी इकट्ठे हो सकते हैं। ये सिर्फ अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि पंजाब में मरियम नवाज ने क्या किया, शहबाज शरीफ ने क्या किया, या नून लीग के लोगों ने क्या किया। तो ये वाकई वोटर बड़ा बाशऊर है। सिर्फ तनकीद करने से आप वोटर को अपनी तरफ मतवज्जे नहीं कर सकते। शाजिया देखिए, हम ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहे हैं। हकाइक क्या हैं? हकाइक ये हैं कि अगर हम PDM की हुकूमत के साथ रहे तो ये ना हो कि सारा मलबा हमारे ऊपर डाल दिया जाए। हम जो 10 वजारतें हमारे पास थी हम उसकी जवाबदेह हैं। लोग ये भी जानते हैं मियां साहब 3 बार आ चुके हैं, 4थी बार आके वो ऐसी क्या नहीं, पूरा हुलिया बदल जाएगा रहेंगी और न जाने क्या होगा, छत पे से नौकरियां टपकेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और ऐसी क्या चीज़ है जो शहबाज शरीफ साहब नहीं कर पाए जो उनके भाई कर लेंगे। सो पीपल नो। अब लोग भी देखें, दे वांट न्यू फेस, दे वांट एनर्जेटिक पर्सन, दे वांट समबडी जो उनको मुतासर करे, जो अपनी बात कहे और उसके ऊपर अमल पैरा हो, और वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उनको नजर आ रहे हैं। सिर्फ जलसों की मैं बात नहीं करी, अगर आप ऑन ग्राउंड जाएं और जाके इवन लाहौर के हल्के यानी 127 के अंदर अगर आप देखें तो अगर आप वोटर से बात करें तो वो ये कह रहे हैं हमें बिलावल भुट्टो पसंद है, वो अच्छी बात करते हैं, हमें उनको मौका देना चाहिए। तो ये दिस इज द पल्स, हम पल्स देख रहे हैं ऑन ग्राउंड। हमारी टीम सो डोर टू डोर कैंपेन करी, सो वी नो कि इसमें कोई शक नहीं है। लाहौर में जहां बिलावल भुट्टो साहब जिस हल्के से NA 127 से इलेक्शन
लड़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ आपका वोटर भी है, वहाँ आपका सपोर्टर भी है। पिछले 2-3 सालों से जो आप लोग काम कर रहे हैं, लोग उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि सिर्फ एक सीट निकालने से तो पूरा पंजाब जीत नहीं सकते आप लोग। शाजिया, वो एक सीट हमारे लिए एक बेंचमार्क बन जाएगा, और दैट विल बी द मेजर रिवाइवल ऑफ पीपल्स पार्टी इन पंजाब। हमें हमेशा ये कहा जाता था कि पीपल्स पार्टी पंजाब में क्यों नहीं मेहनत करती है। बिलावल भुट्टो का वहाँ मौजूद होना, वहाँ पर जलसा करना, उस सीट से इलेक्शन लड़ना, उस सीट को जीतना, ये पीपल्स पार्टी की होगी। हमारा जो वोटर है, जो इनहेरेंट वोटर है, वो रिवाइव होगा, और एक सीट से फिर स्काई इज द लिमिट। तो क्या अगर बिलावल भुट्टो जरदारी NA 127 की सीट जीत जाते हैं तो क्या वो ये सीट रखेंगे फिर, अगर पंजाब में और कदम जमाने हैं? आई फील रखेंगे, लेकिन ये फैसला अगेन चेयरमैन साहब का होगा, क्योंकि उस दिन की भी 2 सीटों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। दैट विल बी हिज डिसीजन। आई कैन नॉट एट दिस पॉइंट इन टाइम टेल यू कि जी वो क्या करेंगे, लेकिन हम सिर्फ वो एक सीट के ऊपर जो है अपनी पूरी फेथ नहीं रख रहे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पंजाब में भी कैंपेन करी है, पंजाब में भी जलसे किए हैं, वहां पर भी जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, कायरा साहब हैं, गिलानी साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं, आई थिंक दे आर इन अ वेरी वेरी कंफर्टेबल पोजीशन कि वो सीट्स निकालें। तो एक सीट नहीं है, पंजाब से कई सीटें। अच्छा, इस दफ़ा सिनेरियो इस लिहाज से भी मुख्तलिफ है। 2018 में तो MQM ज़ाहिर है जो हाल आज तहरीक इंसाफ का है, बटी हुई है, इसी तरह MQM भी बटी हुई थी। तो आज हमें एक मजबूत MQM नज़र आती है। सब धड़े जो इकट्ठे थे, अलग थे, अलहदा थे, आज वो इकट्ठे हैं। आज MQM का भी बड़ा जलसा हो रहा है, हर जगह बड़े बड़े MQM भी जलसे कर रही है। तो इस लिहाज से कितना टफ टाइम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कराची से सीट्स निकालना, सिंध में अपनी मकबूलियत को बरकरार रखना, ऐसे में जब आज MQM भी एक मजबूत पोजीशन में नज़र आ रही है? देखिए, MQM नो डाउट यूनिफाई हुई है, लेकिन अभी भी उनके अंदर इन फाइटिंग बड़ी है, बड़े डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं। जबरदस्ती इकट्ठा कर देना फॉर अ पर्पस का मतलब ये नहीं है कि दिलों की खलिशें खत्म हो गई हैं। वो अभी भी टिकट्स के ऊपर भी इनकी काफी झगड़े हुए हैं, और एक ग्रुप है जो चाह रहा है कि कुछ सीटें कंटेस्ट हो, एक दूसरा ग्रुप है, बहुत सारे ऐसे वेटरन्स हैं जिनको टिकट ही नहीं दिए गए, जो रिवायती तौर पे MQM के बाकायदा वेटरन समझे जाते थे। लेकिन अगेन एज आई सेड, और आपने भी ये बात की कि जरूरी नहीं कि हर जलसा विल ट्रांसलेट इनटू वोट्स। सो काफी सारी सीटों पे हमारे कैंडिडेट्स बड़े कंफर्टेबल हैं, और कुछ सीटों पे कंटेस्ट होगा। देखिए, कराची इज एन ओपन फील्ड, और कराची में तकरीबन 21 सीटें हैं जिसके ऊपर कंटेस्ट होने जा रहा है। एक सीट पे पीपल्स पार्टी ने नहीं खड़े किया अपना कैंडिडेट, नूरानी साहब की सीट है वो, लेकिन बाकी सीटों पे हमारे कैंडिडेट्स मेहनत भी कर रहे हैं। कराची में हमने काम किया है, हमारा मेयर आया है, कराची में काउंसलर्स हैं, हमारे इलेक्टेड काउंसलर्स हैं। सो काउंसलर्स इसीलिए इलेक्ट होके आए ना, बिकॉज काम किया तो वोट तो आए हैं ना। सो वी आर वेरी होपफुल कि एक गुड साइजेबल नंबर हम कराची में इस दफा ले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा मेरे साथ थी, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, इंतखाबी मुहिम आखिरी हफ्ते में दाखिल हो चुकी है, लेकिन ना तो PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड मिली, बल्कि सिर्फ फील्ड भी नहीं ले सके, और ना ही मुस्लिम लीग नून को मकबूल बयानिया मिल सका है। मुस्लिम लीग नून 8 फरवरी के इलेक्शन में पाकिस्तान को नवाज दो के स्लोगन के साथ जा रही है, और साथ ही वोट को इज्जत दो के का जो एक मकबूल बयानिया था इनका, उसकी एक नई तारीफ हमें बताई जा रही है। कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू के दौरान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से वोट को इज्जत दो का सवाल जो है वो पूछा गया, तो उन्होंने पुराने बयानिए को एक नए मायने देते हुए कहानी ही बदल दी। उन्होंने कहा कि वोट को इज्जत देने का मतलब है कि अगर मुझे किसी ने वोट दिया तो मैं उसकी इज्जत और एहतराम करूं। अब सवाल यह है कि इसे हालात का जबर कहा जाए या कबूलियत की डिमांड, जो पुराने इस्तिलाहों को नए मफहूम देकर आवाम के सामने पेश कर रहे हैं। दूसरी तरफ इमरान खान को साइफर और तोशाखाना केसेस में कैद और नाअहली की सज़ाओं से मुस्लिम लीग नून का जो एक देरीना मुतालबा था,
यानी कि पहले तराजू के पलड़े बराबर करो फिर इलेक्शन कराओ, इसकी जीत ज़रूर हो गई है। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज तो तवातर के साथ एक ऐसा मुतालबा करती आ रही। मुस्लिम लीग नून की क़यादत जिस चीज़ को पलड़े बराबर होना समझती है, PTI की क़यादत इसे प्री पोल रिगिंग और नाहमवार प्लेइंग फील्ड करार देती है। अब ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि इलेक्शन में जाते हुए PTI के पास ना कप्तान है, ना यूनिफाइड इंतखाबी निशान है, और ना ही उनके हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की इंतखाबी जो मुहिम है उनमें कोई जान है। जान हो भी कैसे, कोई खुल्लम खुल्ला कर ही नहीं पा रहा है। कहा जा रहा है कि इमरान खान को 10 साल की नाअहली और क़ैद बामुशक्क़त की सज़ाओं से PTI का जो एक वोट बैंक है ये मुतासिर होगा, यानी स्विंग वोटर अब PTI को वोट नहीं देगा। अब सवाल यह है कि इलेक्शन के बिल्कुल करीब बानी PTI को उजलत में सज़ाएं सुनाए जाने के अमल से इंतखाबात के शफाफियत पर मज़ीद सवालात उठेंगे। अब सवाल ये भी है कि PTI को कॉर्नर किए जाने के बावजूद क्या मुस्लिम लीग नून आम इंतखाबात में सादा अक्सरियत हासिल कर पाएगी। अहम बात यह है कि मुस्लिम लीग कौमी असम्बली की 266 जनरल नशस्तों में से 50 के लगभग नशस्तों पर उन्होंने तो अपने उम्मीदवार ही खड़े नहीं किए। लीग की क़यादत के दावे एक तरफ, सवाल यह है कि मुस्लिम लीग नून तनहा 134 नशस्तें जीत सकती है क्या। मैं बात करूँगी राना एहसान अफजल साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, उन्होंने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, मैदान खाली है, अब मुस्लिम लीग नून दौड़ने के लिए तैयार है, बल्कि बिल्कुल ही आप लोग रेडी हैं 8 फरवरी के लिए, क्योंकि अब तो तराजू के पलड़े भी बराबर हैं। आप लोगों के नज़दीक, आप लोगों के साथ तो इंसाफ हो गया है, लेकिन पीछे किसी के साथ ज़्यादतियाँ भी हो रही हैं, हेस्ट में फ़ैसले भी हो रहे हैं। क्या आप मुस्लिम लीग नून खुश है, मरीम नवाज़ खुश हैं कि उनके वालिद साहब के साथ जो ज़्यादतियाँ हुई उनका अजाला ऐसे ही होना था जैसा अब हो रहा है, जिस तरह इमरान खान के साथ हो रहा है, उनकी पार्टी के साथ हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ना PMLN इलेक्शन करा रही है, ना हम ECP हैं, और ना हम केयर टेकर हुकूमत हैं, और ना ही हम वो अदालतें हैं जो अगर किसी जमात के लीडर को कोई सजा सुना रही। हम तो खुद एक फर्द हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। जहां तक बात हमारी डिमांड करने की कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, तराजू के पलड़े बराबर हों, देखिए हर बंदा अपने साथ नाइंसाफी के ऊपर इंसाफ मांगता है। हमने मांगा कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, मियां नवाज शरीफ को टारगेट किया गया, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। और बिल्कुल हमने कहा कि जिन लोगों ने 9 मई के वाक़यात किए या फॉरेन फंडिंग की या और दीगर 190 मिलियन पाउंड को जो है वो एडजस्ट करा के कोई फेवर लिए, तो उसके ऊपर इंसाफ होना चाहिए। लेकिन वो इंसाफ ना हमने खुद अपने हाथों से किया, ना अदालतें कर रही हैं। तो ये हम तो खुद एक फ्रीक हैं, और हम समझते हैं कि हम अपनी मेहनत कर रहे हैं। जिस तरह आज आप लोग कह रहे हैं कि सजाएं बिल्कुल अगर मेरिट पर हुई हैं, अगर किसी ने 9 मई किया या अलकादिर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड की आप बात कर रहे हैं, तोशाखाना की आप बात कर रहे हैं, इसी तरह जब नवाज शरीफ साहब को एवनफील्ड में सजाएं हुई, उन्हें अल अज़ीज़िया में सजाएं हुई, तब भी तो सब लोग यही कह रहे थे कि बिल्कुल मेरिट पर सजाएं हुई हैं, कानून के मुताबिक सजाएं हुई हैं। बात यह है कि सजाएं उनकी ख़त्म हो गई, वो बाइज़्ज़त बरी हैं आज। तो सजाएं अगर कल को इमरान खान की भी ख़त्म हो जाएंगी तो वो भी ये कल को मुतालबा करेंगे कि तराजू के पलड़े बराबर होने चाहिए, जो नाइंसाफ़ियाँ इधर हुई उधर भी पूरा हिसाब लिया जाना चाहिए। ये तो फिर सारा सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। नहीं, अब दोनों चीज़ों का आप ज़रा कंपैरिजन करें कि पनामा में नवाज शरीफ का नाम नहीं था, लेकिन उनको फिर भी टारगेट किया गया। जो सजाएं हुई वो सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन पनामा पेपर्स कोई इमरान खान ने तो नहीं निकाले थे। नहीं, कहने का मतलब ये कि सजाएं सुप्रीम कोर्ट ने की, ना राइट ऑफ अपील था। आज अगर सजाएं हो रही हैं तो वो ट्रायल कोर्ट कर रहे हैं, आगे राइट ऑफ अपील है, आगे उससे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, तो कानून फॉलो किया जा रहा है। तब JIT जो है वो व्हाट्सएप पे बनाई जाती थी। इसी तरह अगर दोनों केसेस की बात कर लें तो वो 20 साल पुराने केसेस थे, और आज अगर खान साहब की ज़ेरे अताब हैं तो वो तो पूरी कौम ने देखा ना कि साइफर हलाया और उसके ऊपर सियासत खेली, और मीर जाफर मीर सादिक के फिर नारे लगाया, और पूरी कौम ने देखा कि 10 जगहों पे फौजी तनसीबात के ऊपर हमला आवर हुए। तो ये तो 25 करोड़ अवाम ने गवाही दी इस चीज की, उसको देखा, उसको महसूस किया, उस सारे सफर को। तो वो जो एवनफील्ड और जो अल अज़ीज़िया था, वो तो उसमें कुछ ना साबित पहले हुआ था, ना अब साबित कोई हो सका कि करप्शन थी, और वो 20 साल पुराने केसेस थे। तो दोनों का कंपैरिजन बनता नहीं है। अगर आगे खान साहब को किसी चीज के ऊपर रिहाई मिलेगी
तो बिल्कुल अदालतें ही देंगी और उसको फिर इंसाफ होगा। लेकिन और आप लोगों को तो ये भी एतराज है यार, नून लीग को तो इस बात पर भी एतराज है कि बुशरा बीबी को अडयाला जेल में क्यों नहीं रखा गया, क्या कोई डील हुई है? आप लोगों ने तो शकूक शुबात अभी से पैदा करने शुरू कर दिए हैं कि अगर उन्हें बनी गाला रखा गया है, बनी गाला को सब जेल करार दिया गया है, तो शायद ये किसी साजिश का हिस्सा है। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या आपको कहीं से पता चला कि कोई साजिश हुई है, कोई डील हुई है, या बुशरा बीबी ने खुद कोई रिक्वेस्ट की कि मुझे आप अडयाला में ना रखें, आप मुझे बनी गाला में रखें? सबसे पहले हमें कोई इतराज नहीं है कि अगर उनको बनी गाला को सब जेल बना दिया गया। हम सिर्फ इस चीज का जिक्र कर रहे हैं या अवाम को बता रहे हैं कि हमें ये ऑफर जो थी वो नहीं अवेलेबल थी, और जब हमें मौका मिला, हमें जेल में डाला गया, तो हमने जो मरियम नवाज साहिबा को भी कहा गया था कि उन्हें साला रेस्ट हाउस में आपको भेज देते हैं। उन्होंने कहा था कि वो अपने वालिद साहब के साथ यही जेल में रहना पसंद करेंगी। उनको भी ऑफर हुई। बिल्कुल, चले अगर उनको ऑफर हुई थी तो उन्होंने नहीं ली ऑफर, तो ये सिर्फ एक कंपैरिजन जरूर बन जाता है कि हमने इस तरह की कोई फैसिलिटी अवेल नहीं की। अगर उनको मिल रहा है तो हमें कोई इतराज नहीं है। हमने किसी ने इसको प्रोटेस्ट नहीं किया, किसी ने नहीं कहा कि ये गलत है, मिल रहा है तो ठीक है। अच्छा, अब बात हो रही है कि इस बार जो हुकूमत बनेगी वो भी पहले की तरह बैसाखियों पर खड़ी हुकूमत होगी। कोई भी पार्टी तनहा हुकूमत बना नहीं सकती है। सबसे पहली बात ये तो ये है कि 266 कौमी असम्बली की नशिस्तों में से 50 पर तो आप लोगों ने उम्मीदवार खड़े ही नहीं किए हैं। इसकी क्या वजह है? दूसरा, क्या आप लोग वाकई दूसरों के सहारे हुकूमत बनाना नून लीग की मजबूरी बन जाएगी? बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, क्या सिचुएशन होगी? क्या पार्टी ने इस हवाले से कोई डिसाइड किया है? क्योंकि 50 में तो आप लोगों ने ऑलरेडी अपने वो खड़े नहीं किए, उम्मीदवार ही खड़े नहीं किए, तो तनहा तो हुकूमत बनाने की पोजीशन में नून लीग भी नहीं है। नहीं, देखें, जहां 50 नहीं खड़े किए, डेफिनेटली वहां हमें जो कैंडिडेट्स मिल रहे होंगे वो उस विनिंग पोजीशन में नहीं होंगे, या हमें नहीं अच्छे कैंडिडेट्स मिले तो हमने वहां टिकट्स जो है वो नहीं दी। लेकिन जहां अगर बात करें पंजाब की, तो 2013 में मैं आपको याद दिला दूं कि PMLN ने 116 या 119 सीटें जीती थी पंजाब सिर्फ से, नेशनल असेंबली की जनरल सीटें। तो अब क्यों नहीं हम जीत सकते? अब भी हम यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हम यहाँ पंजाब में 100 से ऊपर सीटें जो हैं वो नेशनल असेंबली की निकालेंगे। हमें KPK से भी उम्मीद है, और हमें जो है सिंध से और बलूचिस्तान से भी उम्मीद है। तो इंशाल्लाह ताला हम सिंपल मेजॉरिटी की ख्वाहिशमंद हैं, और उसके लिए जद्दोजहद भी कर रहे हैं, अवाम से अपील भी कर रहे हैं। अगर अवाम ने हमारे पे एतमाद किया तो हम वो जरूर अचीव कर सकते हैं। और अगर नहीं किया और टूटी फूटी हुकूमत बनाने के पोजीशन में हुए, उसको मिला ले, उसको मिला ले। पीपल्स पार्टी ने तो इनकार कर दिया है, बिलावल भुट्टो ने तो इनकार कर दिया है कि हम जो है ना वो आपका साथ नहीं देंगे अगर आप लोगों को उनकी ज़रूरत पड़ी। क्या करेंगे फिर आप लोग? डेफिनेटली देखें, एक अगर कोalition हुकूमत होती है जिसके पास सिंपल मेजॉरिटी भी ना हो, तो उसके लिए अपना मंशूर जो है वो इम्प्लीमेंट करना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है, और उसमें फिर आपको कोalition पार्टनर्स की भी सुननी पड़ती है। लेकिन हम उम्मीद पे हैं कि अल्लाह ताला और अवाम के वोटों से हम जरूर जो है सिंपल मेजॉरिटी लेंगे, और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर उस वक्त जरूर फैसला किया जाएगा कि आगे कैसे बढ़ना है। बहरहाल हम इस कोशिश में हैं कि हम सिंपल मेजॉरिटी। तो क्या ये बात दुरुस्त है कि अगर सिंपल मेजॉरिटी बनती है तो ही नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वजीर आजम बनेंगे, नहीं तो वो अपने भाई शहबाज शरीफ साहब के सुपुर्द कर देंगे? क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब मुकम्मल एक गिरफ्त चाहते हैं सिस्टम पर। वो नहीं चाहते हैं कि बैसाखियों के सहारे बनी हुकूमत के वो प्राइम मिनिस्टर बने। क्या ये बात दुरुस्त है? अभी तो एक ही प्लान है, और वो प्लान ये है कि मियां नवाज शरीफ चौथी दफा वजीर आजम बनेंगे इंशाल्लाह। और अगर जो है कोalition भी हुई तब भी यही हमारा प्लान है। इस तरह अगर कोई चेंज हुआ है इसमें तो पार्टी जरूर अनाउंस करेगी, लेकिन ऐसी कोई अभी हमारी प्लानिंग नहीं है। मियां नवाज शरीफ हमारे कैंडिडेट हैं वजीर आजम के। वजीर आजम के कैंडिडेट मियां नवाज शरीफ हैं। पंजाब के वजारत आला का कैंडिडेट कौन है? पार्टी ने इसके ऊपर अभी हतमी फैसला नहीं किया। जब पार्टी इस पे हतमी फैसला करेगी तो जरूर इसके ऊपर अनाउंसमेंट होगी कि वजीर आला का कैंडिडेट कौन है। अभी तक मियां नवाज शरीफ ने इसके ऊपर फाइनल डिसीजन नहीं लिया। सही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में आप लोगों की भी यही सोच है जो बिलावल भुट्टो की सोच है कि वो आप लोगों के साथ आप इत्तेहाद नहीं करना चाहते हैं? क्या मुस्लिम लीग नून की भी अब यही सोच है कि आप पीपल्स पार्टी को अपने साथ नहीं मिलाना? देखें, हम इस किसी चीज को रद्द नहीं करते कि ऐसा मुमकिन ही नहीं होगा। ना हमारा पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई हमने बहुत कोई कीचड़ उछालने वाली सियासत की है, लेकिन ये जरूर हम समझते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन होना जमहूरी निज़ाम के लिए बड़ा ज़रूरी है।
और ये रोल भी बड़ा अहम रोल है। तो सारी अगर जमातें जो हैं वो हुकूमत में आ जाएंगी तो फिर एक तगड़ी ऑपोजिशन नहीं होगी, जिसकी वजह से इसका मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को स्ट्रांग ऑपोजिशन के तौर पे देख रहे हैं? बिल्कुल, हम पीपल्स पार्टी को एक अच्छी ऑपोजिशन के तौर पे देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, 8 फरवरी को मुल्क की तारीख के महंगे तरीन इलेक्शन होने जा रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक वफाकी और सूबाई हुकूमतों के अखराजात मिलाकर आम इंतखाबात पर लगभग 1 खरब रुपए तक अखराजात आएंगे। सवाल यह है कि इतने महंगे इलेक्शंस भी हों और उसके बावजूद भी अगर इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल उठते हैं तो क्या फ़ायदा ऐसे इलेक्शंस का। सवाल ये भी है कि इलेक्शन साफ़ और शफाफ बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन के ज़िम्मे जो तैयारियां थीं, क्या वो मुकम्मल हो गई हैं? ऐसे कौन से इंतखाबी मराहिल हैं जो अभी भी इलेक्शन कमीशन के लिए चैलेंज बने हुए हैं, जैसे कि पोलिंग डे पर इंटरनेट की बंदिश की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये क्लियर करना पड़ा कि ऐसी फ़िलहाल कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। लेकिन ये सवाल तो अपनी जगह मौजूद है कि अगर किसी वजह से हुकूमत हसास इलाकों में इंटरनेट को बंद करती है तो वहाँ इलेक्शन कमीशन कैसे अपनी वर्किंग को मुकम्मल करेगा? इंटरनेट की बंदिश से जो इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल उठेंगे, उन सवालों के जवाब कौन देगा? दूसरी तरफ आम इंतखाबात से पहले वोटिंग टर्नआउट कम रहने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है, जिसकी दो वजूहात बताई जा रही हैं। पहली वजह ये कि KPK और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी मसाइल अभी तक मुकम्मल तौर पर दूर हो नहीं सके हैं। इलेक्शन सर पर आ गए हैं। सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से जहां सियासी जमातों का KP और बलूचिस्तान में इंतखाबी मुहिम चलाने में मुश्किलात का सामना है, वहीं इसका नतीजा पोलिंग डे पर लोगों की अदम दिलचस्पी की सूरत में निकल सकता है। दूसरी वजह है कि इंतखाबी मैदान में मौजूद PTI के लेवल प्लेइंग फील्ड के शिकवे बदस्तूर अपनी जगह कायम है। तो ऐसे में इलेक्शन से चंद दिन पहले बानी PTI को 2 मुकदमात में 24 साल की कैद की सज़ा सुना दी गई है, जिसके बाद ये खदशा है कि इन सज़ाओं के रद्द-ए-अमल में वोटिंग टर्नआउट तवक्को से कम हो सकता है, क्योंकि बानी PTI को मिलने वाली सज़ाओं पर PTI का जो हामी वोटर है, सपोर्टर है, ये उदास भी है, दिल बर्दाश्ता भी है, जिस वजह से वो सियासी और इंतखाबी अमल से लाताल्लुकी का इजहार कर सकता है। अब सवाल ये है कि अगर वाकई वोटिंग टर्नआउट कम रहा तो इसके इलेक्शन की शफाफियत पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? क्या चंद दिन की दूरी पर खड़े इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन अपनी तमाम तैयारियां मुकम्मल कर चुका है? मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब आपका। कंवर दिलशाद साहब, ये बात तो बड़ी खुश आइंद है, बड़ी ज़बरदस्त बात है कि सिक्योरिटी इश्यूज़ के बावजूद इलेक्शन कमीशन और हमारे जो इदारे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, ये बिल्कुल यकसू हैं कि हर हालात में जो है वो इलेक्शंस होंगे और वक्त पर ही होंगे। जो शरपसंद अनासर हैं उनसे भरपूर तरीके से निपटा जाएगा। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, बड़ी पजीराई मिलती है इस चीज़ को। अब बात यह है कि आप समझते हैं कि पाकिस्तान की तारीख का ये ऐसा अनोखा इलेक्शन होने जा रहा है जिसका रिज़ल्ट वाज़े है, जिसका नतीजा आने से पहले ही समझ आ गई है लोगों को कि क्या नतीजा आएगा एक पार्टी को आउट करने के बाद। तो आप नहीं समझते कि इतना पैसा खर्च होने के बावजूद भी अगर इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल उठें और ऐसे इलेक्शन जिसके नताइज पहले ही पता हों, तो फिर क्या मकसद रह जाता है ऐसे इलेक्शंस का? ये बात दुरुस्त है। आपका इंट्रोडक्शन रिमार्क्स में आपने सारी बातें सियाको सवाक के हवाले से बात कर दी है, और मैंने इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चंद रोज मैंने कॉलम लिखा था कि ये जो सूरत हाल पैदा हो गई है, सिक्योरिटी ठीक है कि हमारे हर इंतखाबात के मौके पर सिक्योरिटी इसी तरह इंतजाम किए जाते हैं जैसे अब इंतजाम किए गए, लेकिन अब इस दफ़ा ऐसा हो रहा है कि बलूचिस्तान में और KP में के हालात ठीक नहीं है। वहाँ ऐसा नजर ना आ रहा है कि जब पोलिंग स्टेशन के इर्द गिर्द कोई धमाके हो गए, जब कोई तहरीकी कार्रवाई हो गई, तो वोटर्स में खौफ और हरास पैदा हो जाएगा और वोटर घरों से बाहर निकलेगा। इस असल मसला ये है कि वोटर का महसूस करेगा कि हमारी एक बड़ी अहम बात होती है, जो हसास तरीन जो बनते हैं ना ये पोलिंग स्टेशन, ये हमारे सियासतदानों को तो इदराक ही नहीं है ना। वो हसास तरीन, फिर हसास, फिर नॉर्मल। ये दुनिया की किसी जमहूरी मुल्क में इस तरह की 3 कैटेगरी नहीं होती, हसास तरीन, हसास और नॉर्मल।
जो हसास तरीन पोलिंग स्टेशन है वहाँ का टर्नआउट बहुत कम होगा। और इसलिए टर्नआउट कम होता है कि लोग वहाँ अवॉइड करेंगे जाने में, गुरेज करेंगे। और ये ज्यादा सिचुएशन केपी और बलूचिस्तान में हो सकती है। ये बहुत ज्यादा सख्ती होगी, आइडेंटिटी कार्ड चेक की जाएगी, जमा तलाशी की जाएगी। जैसे कि आप पीआई में सफर करते हैं तो जिस अंदाज से गुजरते हैं सिक्योरिटी के मरहले से, उसी तरह से जो गुजरेंगे तो लोग गुरेज करेंगे। उससे वहाँ ये हमने तजुर्बा करके देखा है कि जहाँ हसास तरीन पोलिंग स्टेशन होते हैं वहाँ वोटर टर्नआउट बहुत कम होता है। लेकिन अब चूंकि तहरीक इंसाफ जो है बड़ी बड़ी गहरी गर्दाब में फंसी हुई है, तो उनके वोटर महसूस करेंगे कि हमारे लीडर को तो 24 साल की सजा हो चुकी है, 10 साल की नाइल भी हो चुके हैं। जो उनके बाकी जो आजाद उम्मीदवार हैं उनका कोई पता नहीं है किस पार्टी में जाएं, हॉर्स ट्रेडिंग खुल जाएगी। तो लोगों के अंदर वोट देने का जो जज्बा होता है ना, जैसे चलाई वो कम हो जाएगा। तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मौका ये 35-36% ज्यादा जो है ये टर्नआउट नहीं होगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बांग्लादेश में 40% आउट हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा, इलेक्शन हो गया, हल्फ उठा लिया। इसमें सबसे बड़ा अहम किरदार जो होगा तो इसका मतलब है ये बात तो फिर दुरुस्त हुई ना कि मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए एक तो टर्नआउट कम होगा और दूसरा सबको पता है कि 8 फरवरी को नतीजा क्या आना है। आप जितना मर्जी अरेंजमेंट्स कर लें, जितना मर्जी आप अपनी तरफ से शफाफियत की बातें कर लें, सबको पता है नतीजा क्या होगा। नहीं, जिसकी तरफ आप इशारा करें वो नहीं होगा। बात यह है कि खुद वो वोट कास्ट करने नहीं जाएंगे और आजाद अराकीन का जो कामयाबी है वो भी इतनी ज्यादा कामयाब नहीं हो सकेंगे। लेकिन जो बहाल जो उनकी तो क्या ये भी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि आजाद अराकीन जो जीतेंगे, अब जो कहा जा रहा है कि पैसों की बोरियां खुल जाएंगी, हॉर्स ट्रेडिंग, जिस तरह सेनेट के इलेक्शंस में हमेशा ये हम रोना रोते हैं हॉर्स ट्रेडिंग कैसे रोकी जाए, तो अब हमें ये हॉर्स ट्रेडिंग यहाँ पर भी ऐसी सिचुएशन में सिर्फ पीटीआई के हालात की वजह से जो उसके साथ हो रहा है इस वक्त, ये सिचुएशन अब भी हो सकती है। क्या ये भी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि ऐसी हॉर्स ट्रेडिंग को रोके, किसी को मजबूर ना किया जाए, प्रेशराइज ना किया जाए कि आज़ाद जीतने वाला जो तहरीक इंसाफ का हिमायत याफ्ता है वो ज़बरदस्ती किसी और पार्टी में शामिल ना कराया जाए? नहीं, प्रेशर खुद प्रेशर आप अपने ऊपर लेके नाफज करते हैं। किसी ने प्रेशर डालना हो, पैसा 5 करोड़ 10 करोड़ का जो पैसा होता है ना खर्चा इलेक्शन का, वो पूरा अदा करने की जो मुख्तलिफ पार्टियां देगी, तो वो अपना खर्चा पूरा करने के लिए इदारों का नाम देता है। कभी कहते हैं महकमा ज़राअत आ गई, कभी किसी का नाम देते हैं, कभी किसी का नाम देते हैं। किसी का नाम नहीं है, खुद पैसा लेने के लिए तैयार बैठे होते हैं। लेकिन एक बात है, अगर अवाम का प्रेशर आजाद अराकीन के बारे में बरकरार रहे, सख्त रहे और ये कहें कि अगर आपने दूसरी पार्टी ज्वाइन की तो फिर हम इसके बारे में रिएक्शन देंगे, तो मुमकिन उस खौफ की वजह से ना ज्वाइन करें। अदरवाइज एक बड़ी अहम बात है, अगर आजाद अराकीन जो है उनकी अक्सरियत जो प्राइम मिनिस्टर बनने के करीब पहुंच जाए तो आजाद अराकीन। हमारे मुल्क में अवाम के रिएक्शन को कोई वैल्यू दी जाती है? इस सवाल का तो जवाब दें। हाँ जी, हमारे मुल्क में अवाम के रिएक्शन को कोई वैल्यू करता है, कोई वैल्यू दी जाती है अवाम के रिएक्शन को? अवाम का रिएक्शन देखा तो आप एमक्यूएम का रिएक्शन देखे ना। ये जिस वक्त 1986 में जब ये अपने बल्दियाती इंतखाबात में जबकि 100 यूनियन काउंसिल पर इन्होंने अपना इंतखाब कामयाबी हो गए थे, तो अल्ताफ हुसैन को इतला मिली थी कि मेरे लोगों को 1 लाख रुपये, उस जमाने में 1 लाख रुपये की होते, 1 लाख रुपये दे के वो इनकी हमदर्दियां खरीदी जा रही हैं। तो उसने एक ही धमकी दी थी कि घर वापस जा चुकोगे, तो खत्म, सारी हाउस ट्रेडिंग धरी के नहीं रह गई। अच्छा, पीटीआई ये कैंपेन सोशल मीडिया पर चला रही है कि इलेक्शन वाले दिन जो है वो मुस्लिम लीग नून जहां से इलेक्शन के नतीजे आते हैं वो हैकिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रही है, सिस्टम को हैक किया जाएगा, तो वो अपना जो पोलिंग एजेंट है उन पर बड़ा जोर डाल रहे हैं कि आपने इलेक्शन का नतीजा लिए बगैर निकलना नहीं है। तो ये हैकिंग का कोई सिस्टम हो सकता है जो एक पीटीआई ने एक भरपूर एक कैंपेन चला रही है सोशल मीडिया पर? जो एक मामला हो रहा है ना, ये डिजिटल का जो चल रहा है, इलेक्शन कमीशन ने जो इख्तियार किया तरीक़ेकार, उसमें पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उसलिए हमने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था कि हैक होने खतरा होता है। फिर इसमें सबसे बड़ी बात ज़ाहिर है कि आप अपने मैनुअल तरीके से आप काम कर रहे हैं। आप मैनुअल तरीका होता था फैक्स के जरिए, आप रिटर्निंग ऑफिसर के पास वो बाई हैंड लेके चला जाता था, प्रिजाइडिंग ऑफिसर वो वहां से प्रिजाइडिंग ऑफिसर का रिटर्न देखकर वो फैक्स कर देता था इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन में। अब ये मुख्तलिफ तरीके के जो डिजिटल तरीके से जो आ रही है डिवाइस आ रही है, एक तो वो स्कूल टीचर है, बेचारों को अपना मोबाइल पर इस्तेमाल करना नहीं आता, तो वो इस तरीके से जो करेंगे तो वही मसला पैदा हो जाएगा, हैक हो जाएगा, कहीं फ्लॉप हो जाएगा। तो ये तो इलेक्शन कमीशन को आप जो बातें तहफ़्फ़ुज़ात आप बता रहे हैं, तो अगर इलेक्शन कमीशन को इस चीज़ का इल्म था तो इसे बदलना चाहिए था।
नहीं, बहरहाल हम इस पे तो उनका मैंने तो कहा है कि जो पीपल पार्टी की जो तहफ़्फ़ुज़ात है उसमें वजन है। इसलिए मैंने मिसाल दी थी कि 2002 के जो इलेक्शन थे उसमें बहुत मामूली किस्म के कंप्यूटराइज इस्तेमाल होता था। जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को पता चला दुबई से कि इलेक्शन कमीशन कंप्यूटराइज के जरिए अपने रिजल्ट इकट्ठा करेगा, तो उसने वही लेटर लिखा चीफ इलेक्शन कमीशन को कि जनाब मैं मैनुअल चाहती हूँ, आप ये कंप्यूटर के जरिए ना करें, इसमें टेम्परिंग का खतरा है। तो जस्टिस शाह साहब थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने फौरी तौर पर तमाम जितने भी थे कंप्यूटर बंद कर दिए और वो मैनुअल तरीके से, वो खत का इतना असर हुआ कि मैनुअल तरीके से रिजल्ट आ गया। अब थ्रू फैक्स के जरिए अब अगर उन्होंने एहतजाज किए हैं या प्रोटेस्ट किया है या तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, तो ये तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें। अदरवाइज ऐसा ना हो कि वो सिस्टम बैठ जाए RTS की तरह या डिजिटल बैठ जाए, इंटरनेट करें। और नहीं, तो जो आप बात कर रहे हैं हसास पोलिंग स्टेशन, हसास तरीन पोलिंग स्टेशन, तो वहाँ पर तो इंटरनेट की बंदिश तो ज़ाहिर है होगी। इसका ज़ाहिर है अगर कोई जगह आपको लगती है कि यहाँ सिक्योरिटी रिस्क है, वहाँ तो इंटरनेट वैसे ही बंद कर दिया जाता है। तो फिर ऐसी जगहों पर इलेक्शन कमीशन का जो अमला है, पोलिंग एजेंट्स, कैसे अपना काम करेंगे वहाँ पे? नहीं, ये तो वफाकी हुकूमत के मिनिस्टर जो है IT, उस पर जिम्मेदारी है तो होगी ना कि वो कैसा इंटरनेट बंद हो गया, और तो वो जवाब देगा। इलेक्शन कमीशन तो उससे जवाब ले रहा है। जैसे कि RTS बैठा तो उन्होंने नादरा से रिपोर्ट मांगी, तो नादरा ने तमाम जिम्मेदारी थी वो डाल दी इलेक्शन पाकिस्तान पर, आपकी गलती है, आपकी जिम्मेदारी है, उन्होंने जिम्मेदारी डाल दी। तो ये तो मामला उससे आज तक फैसला नहीं हुआ कि गलती किसकी हुई है। तो अब ये तो IT की जो मिनिस्ट्री है उसका फर्ज बनता है कि इंटरनेट जो है वो किसी तरीके से भी बंद ना हो। ये बड़ा हसास मामला है। मैं तो कहता पाकिस्तान जैसे मुल्क में इस तरह का सिस्टम नहीं चलना। सही, ये जो इंटरनेट सिस्टम नहीं चलना, ये मैनुअल चलाएं, अपना चलाएं, के जरिए फैक्स के जरिए भेजने में क्या तकलीफ होती है। तो इसी तरह हमारी ख्वाहिश ये है कि इंटरनेट के बारे में गौर करें और इलेक्शन में पाकिस्तान में वजाहत भी करें और गौर भी करें। जो खत गया है पीपल पार्टी की तरफ से, उस पर गौर करना चाहिए। सही, बहुत बहुत शुक्रिया कमर दिलशाद साहब मेरे साथ है, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे नहीं नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। अभी साइफर केस में बानी PTI इमरान खान और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को 10 साल क़ैद बामुशक्क़त सज़ा की स्याही अभी ये खुश्क नहीं हुई थी कि 24 घंटों के अंदर अंदर एक और फैसला आया कि तोशाखाना केस में भी इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 14 क़ैद बामुशक्क़त लगभग 1.5 अरब रुपए जुर्माने के साथ बानी PTI को 10 साल के लिए नाअहल भी किया गया। यही नहीं, अभी इद्दत में निकाह और अलकादिर ट्रस्ट केसेस के फैसले भी पाइपलाइन में हैं जिनमें इमरान खान को मज़ीद सज़ाओं का सामना करना पड़ सकता है। एक तरफ इमरान खान को दी जाने वाली सज़ाओं के हवाले से फेयर ट्रायल पर सवालात उठ रहे हैं, तो दूसरी तरफ इलेक्शन से चंद रोज़ पहले इन सज़ाओं की टाइमिंग्स पर भी बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं। अहम बात यह है कि साइफर केस ट्रायल के हतमी मरहले पर बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को अपने ज़ाती वकला के ज़रिए हक़ दिफा भी नहीं दिया गया। PTI क़यादत का मौक़िफ़ है कि सिर्फ 2 दिन में 17 गवाहों पर जरा मुकम्मल की गई और उजलत में शाह महमूद कुरैशी का 342 का बयान लिए बगैर फ़ैसला सुनाया गया। वाज़ेह है कि फ़ैसले से पहले 342 का बयान रिकॉर्ड करना ये मुल्ज़िम का बुनियादी हक़ समझा जाता है। अब तोशाखाना केस का फैसला भी बज़ाहिर जल्दी में सुनाया गया है। बानी PTI के हवाले से रिपोर्ट किया गया है कि उन्हें सिर्फ हाजिरी लगाने के लिए बुलाया गया था। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने पूछा कि क्या आपने 342 का बयान जमा करवाया है, जिस पर बानी PTI ने जवाब दिया कि उन्होंने बयान तैयार कर लिया है, उनके वकला जब आएंगे तो वो बयान जमा कराएंगे, आपको इतनी जल्दी क्यों है। ताहम अदालत ने कहा कि बयान जमा करवा दें, बाद में वकला के आने पर रद्दबदल किया जा सकता है। उसी दौरान इमरान खान अपने कमरे में चले गए, जिसके बाद जज मोहम्मद बशीर ने बानी PTI और उनकी अहलिया को सज़ाओं का फ़ैसला सुना दिया जब वो वापस नहीं आए। सवाल यह है कि इलेक्शन से चंद दिन पहले बानी PTI के खिलाफ सख्त फैसलों का मतलब इलेक्शन पर असरअंदाज होने की कोशिश तो नहीं। ये भी कहा जा रहा है कि उजलत में फैसलों का मकसद इमरान खान को माली और इखलाकी तौर पर करप्ट साबित करना है। सवाल ये है कि क्या उजलत में किए गए फैसले ये अदालतों में ठहर पाएंगे। ज़ाहिर है अपील का हक भी है, तो क्या मुस्तकबिल है इन फैसलों का। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं
हसन रज़ा पाशा साहब सीनियर कानूनदान है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हसन साहब आपका। हसन साहब, जिस तरीके से इन फैसलों पर तनकीद भी हो रही है और कहा जा रहा है कि ये फ़ैसले उजलत में किए ही इसलिए जा रहे हैं, और इलेक्शन से पहले जिस तरह नवाज़ शरीफ को 2018 के इलेक्शन से पहले चंद रोज़ पहले उन्हें भी सज़ाएँ सुनाई गई और इलेक्शन से बाहर रखा गया, बिल्कुल वही तारीख़ दोहराई जा रही है, वही सब कुछ किया जा रहा है जो नवाज़ शरीफ के साथ हुआ था। इन फैसलों पर जो है ये मेरिट पर बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं। जी बिल्कुल, आपकी बात किसी हद तक दुरुस्त है कि जब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत किसी भी केस का ट्रायल होता है तो उसका बाकायदा एक प्रोसीजर किया जाता है। पहले फर्ज जुर्म आयद होती है, फिर उसके बाद एविडेंस होती है, उसके बाद 342 की स्टेटमेंट होती है। और 342 की स्टेटमेंट इसलिए भी ज़रूरी होती है कि उसमें पूछा जाता है कि क्या आप शहादत सफाई देना चाहते हैं। लेकिन अदालत तो पूछती रही 342 का बयान लेने के लिए कि आपने लिखा है, इमरान खान ने कहा कि मैंने लिखा है, मेरे वकील आएंगे। अब आपको नहीं लगता कि वकला पर भी बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं? वकला अपनी टिकटें लेकर अपने उसमें मसरूफ़ हो गए, इलेक्शन लड़ने में उन्हें केसेस कोई फिक्र ही नहीं। वकला ने भी बड़े ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि डिफेंस की एविडेंस पूछी जाती है और साथ एक और क्वेश्चन भी होता है, वो ये कि क्या आप 340 की स्टेटमेंट देना चाहते हैं अपने 340 की। अच्छा, एक 342 की है, 342 की स्टेटमेंट में क्वेश्चन आता है कि क्या 340 की स्टेटमेंट देते हैं। 340 की स्टेटमेंट वो होती है जो मुल्ज़म खुद ऑन ओथ स्टेटमेंट देता है और उस पर जिरा भी होती है। सही, उमूमन नहीं देते, लेकिन अगर कोई कह दे तो फिर वो एविडेंस लेनी पड़ती है। सही। अब आते हैं जरा वकला की तरफ। ये क्वेश्चन आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें आप देखें कि जब तक ख्वाजा हारिस साहब लीड कर रहे थे वकला के पैनल को, तो उस वक्त तक हर चीज़ बड़ी ठीक जा रही थी और वो केस के पैरामीटर्स और उस फाइल के अंदर रहते हुए सारा काम करते थे। और शायद उनका पैरवी करने से इनकार भी यही रीज़न बनी कि जब मुख्तलिफ किस्म के वकला उस बेड़े में शामिल होते रहे और वो अपनी अपनी बोलियां बोलते रहे, जिसकी वजह से ख्वाजा हारिस साहब ने माजरत कर ली और वो छोड़ गए। उसके बाद आपने देखा कि मुख्तलिफ पैनल बने और बाहर जब जेल से बाहर आते थे, अदालत से बाहर आते थे, तो हर कोई अलग अलग बोलियां बोल रहा होता था, अपना अपना डिफेंस। और कोई तर्जमान बना हुआ है, कोई लीडिंग कौंसल बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है। और अंदर मेरे एक दोस्त गया, उसने बताया, एक दिन हेयरिंग उसने सुनी तो उसने कहा कि केस पे कम बात होती है और अपने चेयरमैन को खुश करने के लिए सियासी तकरीरें वहाँ होती हैं। अदालतों ने तकरीरें नहीं सुननी होती, अदालत सुनती है केस और दलाइल, उस दलीलें और उस पे कानूनी जो सारा मामलात होते हैं। और जब वो ही ना हो और एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है खुशनुदी के लिए कि हमें देख रहे हैं चेयरमैन और मैं जो मुझसे पहले बोल चुके हैं उससे मैं और बेहतर बोलूं, तो ये जो एक ऐसा मुकाबला बाजी थी जिसकी वजह से उनकी तवज्जो असल केस से हट गई और अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन की तरफ आ गए। अब सेल्फ प्रोजेक्शन जब होती है और गैलरी शो होता है तो उसका इम्पैक्ट वो नहीं पड़ता अदालत पे जो असल में केस की अच्छा अब कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ की सजाएं खत्म हो सकती हैं, वो बरी हो सकते हैं, तो इमरान खान की सजाएं भी खत्म हो सकती हैं आने वाले वक्त में। जी बिल्कुल, ऐसे प्रोसीजर डिफेक्ट मौजूद है। मैंने तो परसों भी 2-3 प्रोग्राम्स में ये बात की थी कि देखना ये है कि क्या जज बशीर अहमद साहब ने इमरान खान साहब की फेवर की है या उनकी मुखालफत की है। ऐसे डिफेक्ट रख दिए गए हैं कि छोड़े गए हैं, जी खुद छोड़े गए हैं स्टेज पे, उसका बेनिफिट अल्टीमेटली इनको मिल रहा है। सही, लेकिन इद्दत ने कहा केस इस पर भी चल रहा है, इस पर भी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, फिर 190 मिलियन पाउंड केस, इसका भी फैसला है। इस बारे में आपको क्या लगता है कि इसमें भी जो वकला हैं इमरान खान के, वो भी बहुत सुस्ती भी, उन्होंने हर मामले में हर केस में सुस्ती दिखाई है, जिसकी वजह से ये दोनों केसेस भी जो हैं वो इमरान खान के लिए दर्द सर बन सकते हैं?
देखिए 190 बिलियन पाउंड वाला जो केस है वो वाकई बड़ा सीरियस केस है। हाँ। उसको इतना लाइट नहीं लेना चाहिए, उसकी बड़ी एविडेंशियल वैल्यू है। इनके अपने कैबिनेट के मिनिस्टर्स इनके खिलाफ स्टेटमेंट्स दे चुके हैं और पब्लिकली एक चीज ये फील की जा रही है कि ये केस बाकी केसेस से ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। जहां तक इद्दत में निकाह वाली बात है, मैं इसको इतना वजन नहीं देता, ना मैं इस पे कोई कमेंट करना चाहता हूँ। ये जाती बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, इन पे मैं कोई कमेंट नहीं करता। अच्छा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन 5 फरवरी को होने थे, आज अचानक से पार्टी ने बिल्कुल फैसला किया कि अब हम वो इसको नहीं फिलहाल करेंगे। अगर ये पहले कर लेते तो क्या ये तहरीक इंसाफ के लिए आसान होता कि जो इनके हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं वो बाद में तहरीक इंसाफ में शामिल हो सकते हैं? देखिए, मैं अभी कुछ दोस्तों के साथ डिस्कशन हो रही थी और मैं तो ये कह रहा था कि शायद कोई पीटीआई की सेटलमेंट हो गई है। अच्छा, सेटलमेंट हो गई है, क्योंकि 5 फरवरी को जिस बुनियाद पे ये इलेक्शन करवाना जा रहे थे वो बड़ा इम्पोर्टेंट चीज थी कि 8 के बाद 3 दिन सिर्फ मिलने हैं आजाद उम्मीदवारान को किसी पार्टी में शामिल होने का। और अगर ये 5 फरवरी को इलेक्शन करवा देते तो फिर पीटीआई में वो लोग शामिल हो सकते थे, लेकिन वो अब नहीं शामिल हो सकेंगे पीटीआई में। और इस तरह से पीटीआई को माइनॉरिटी और जो तो पीटीआई का ये गलत फैसला है फिर इंतखाबात ना करवाने का। मेरा तो ख्याल है कि कोई सेटलमेंट हो गई है जिसकी वजह से बुशरा बीबी भी वहाँ चली गई, वहाँ पे बनी गाला में, शायद कुछ अरसे तक ये भी चले जाएं और मामला जो है वो सेटल डाउन हो जाए। मुझे तो ऐसा लग रहा है। बहुत शुक्रिया हसन रजा साहब, मेरे साथ है। बहुत प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक जरूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।